कल आपको मैंने स्लिप तक पढ़ाया था, ठीक। आज मैं आपको स्लिप के आगे के टॉपिक्स पढ़ाता हूँ। कल मैंने स्लिप क्या बताई थी? रोटर की स्पीड और सिंक्रोनस स्पीड के अंतर के अनुपात को स्लिप बोलते हैं, ये बताया था। आज हम बात करेंगे स्लिप की निर्भरता, मतलब डिपेंडेंसी ऑफ द स्लिप, मतलब स्लिप की निर्भरता, स्लिप की निर्भरता। ठीक, हमने कल ये भी बताया था कि सिंक्रोनस स्पीड क्या होती है। वो स्पीड जिस स्पीड से आपका रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, घूमता है, वो आपकी सिंक्रोनस स्पीड होती है। ठीक, क्या होती है? ns इक्वल टू 120f/e। और हमने कल ये भी बताया था आपको कि जो रोटर की स्पीड होती है वो क्या होती है, सिंक्रोनस स्पीड से कम होती है या ज़्यादा होती है? तो क्या होती है? कम होती है, मतलब ns बड़ा होगा आपका nr से, और इन दोनों के अंतर को हम लोग स्लिप बोल देते हैं। ठीक, तो पहला क्या है, स्लिप किस पे डिपेंड करेगी? s इक्वल टू क्या है, ns माइनस nr। मतलब जो स्लिप डिपेंड करेगी क्या होगा, इन दोनों गतियों के अंतर पर डिपेंड करेगी। ठीक, समझ गए? तो पहला पॉइंट क्या हुआ, स्लिप किस पे डिपेंड करेगी? सिंक्रोनस स्पीड और रोटर की स्पीड के अंतर पे स्लिप आपकी डिपेंड करेगी। ठीक, अच्छा एक बात और बताया था बेटा कि हमने दो कंडीशन बताई थी आपको, दो बताई थी। एक स्टैंड स्टिल कंडीशन थी और एक क्या थी, जब एनआर की वैल्यू एनएस के बराबर हो जाए तो स्लिप की वैल्यू क्या होती थी, 0 हो जाती थी, बताया था। तो अब देखो, इसकी जब स्पीड हम बढ़ाएंगे, इसकी स्पीड जब बढ़ाएंगे एनआर की, मतलब रोटर की स्पीड। एनआर क्या है आपकी, रोटर की गति। ठीक, तो जब इसको बढ़ाओगे, ठीक, तो स्लिप की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो स्लिप की वैल्यू घटती जाएगी, घटती जाएगी। समझ लो, जब इसको आप बढ़ाते जाओगे तो स्पीड इसकी क्या हो जाएगी, घटती जाएगी। कैसे? पूछो कैसे? हमने तुमको कल क्या बताया था? अरे कोई चीज पूछो तो कैसे सर, कैसे वो बताओ तो कैसे घटेगी। ठीक, अब हमने बताया था कि क्या था, ns माइनस nr अपॉन ns, ये तो तय है ना। अब कैसे घटेगी? देखो, कोई चीज पढ़ो तो लॉजिक से पढ़ो, नहीं तो ना पढ़ो, कोई जरूरी नहीं है पढ़ो, पंडित जी नहीं कहे आप पढ़ो। ठीक, हमने क्या बताया था, ध्यान से देखो, जब हमने क्या बताया कि ये रोटर की गति है, इसको बढ़ाते जाओ, तो बढ़ाते जाओ मतलब इसकी स्पीड को इसके बराबर कर दो। कल्पना करने में क्या आता है? तो यहां पे अगर ns nr के बराबर हो गया, सॉरी nr जो होगा ns के बराबर हो गया, तो रखो, तो क्या हो जाएगा, ns माइनस ns अपॉन ns, तो 0/ns, तो क्या है आपको 0, तो स्लिप की वैल्यू क्या हो गई, 0। तो इससे क्या पता चल रहा है कि भैया, अब एक कंडीशन और बताई थी हमने, क्या बताई थी कि जब रोटर आपका स्थिर है, एट स्टैंड स्टिल कंडीशन है, उस कंडीशन में देखो कोई चीज पढ़ो तो कॉन्सेप्ट क्लियर करके पढ़ो, नहीं तो ना पढ़ो। ठीक, अब हमने बताया था कि s इक्वल टू, यार s इक्वल टू क्या था, ns माइनस nr अपॉन ns था। ठीक है, अब हमने बताया था कि अगर आपका रोटर स्टैंड स्टिल कंडीशन में, ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ns अपॉन ns इक्वल टू क्या है, 1। तो स्लिप की वैल्यू क्या हो गई, 1, जब रोटर आपका क्या है, स्थिर है। अब भैया ये स्थिर है रोटर,
तो यहाँ पे स्लिप की वैल्यू क्या थी, 1 थी। अब इनको चलना शुरू हुए, तो ऐसा चले ऐसा चले ऐसा चले कि इनकी स्पीड सिंक्रोनस स्पीड के बराबर हो गई। तो वहां पे कंडीशन क्या हो गई, स्लिप की वैल्यू 0 हो गई। तो इससे ये क्या पता चलता है कि अगर आप रोटर की स्पीड को बढ़ाते जाओगे तो स्लिप की वैल्यू क्या होगी, घटती जाएगी। तो ऐसा घटेगी कि सीधे आके 0 पर पहुंच जाए। समझ में आया कॉन्सेप्ट? तो क्या सिद्ध हुआ, इससे ये सिद्ध हुआ कि जो आपकी स्लिप होगी वो क्या होगी, रोटर की मतलब दोनों के डिफरेंस पे डिपेंड करेगी। क्लियर है? क्लियर है? आगे बढ़े, बिठा दे। अब दूसरा पॉइंट किस पे डिपेंड करेगी स्लिप, दूसरा पॉइंट है लोड। हमने कल तुमको पढ़ाया था, कुछ कहा था कि इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है डीसी मोटर से मिलती जुलती है ना, बस वर्किंग प्रिंसिपल अलग होता है। ठीक होता लगभग सबका, सब में फैराडे लगता है। ठीक, हमने उसमें बताया था कि डीसी मोटर की स्पीड क्या होती है, लोड पे घटती जाती है। लोड पे घट, जैसे जैसे लोड बढ़ाते जाओगे उसकी स्पीड कम होती जाएगी। ठीक, और कैसे रेजिस्टर सब पे लगा रहे थे तो स्पीड घटा रहे थे। तो इससे क्या है कि अगर आप लोड बढ़ाते जाओगे तो स्पीड क्या होगी, घटती जाएगी। मतलब लोड जब इंक्रीज होगा तो स्पीड क्या हो जाएगी, स्पीड क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। और जब स्पीड पर डिपेंड कौन कर रहा है, स्लिप कर रहा है। ठीक, समझ रहे हो ना? तो वहां पे क्या था, स्पीड को हम बढ़ाते जा रहे थे तो स्लिप क्या हो गया, घटता जा रहा था। तो यहाँ पे जब स्पीड आपकी घटती जाएगी तो स्लिप क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। समझना? समझ आ गया? क्लियर है कॉन्सेप्ट? कॉन्सेप्ट क्लियर है गौरव? अब तीसरा पॉइंट क्या है, टार्क। अब सर टार्क का मैटर आ गया, सर पूछेंगे टार्क होता क्या, मैंने पढ़ाया था। चलो खड़े बताओ टार्क क्या होता है। खड़े हो, खड़े हो। बलागुड़ किसे कहते हैं, खड़े हो बताओ, बलागुड़ किसे कहते हैं? नहीं पढ़ा है? अर्जुन दिन चलो खड़े हो। कोई वस्तु है उसके चारों ओर घूमने की, वस्तु है उसके चारों, वस्तु सही से बताओ, कोशिश सही कर रहे हो, बताओ। रोटर के चारों ओर घूमने, रोटर के चारों ओर घूमने की प्रक्रिया को सर जैसे एक चीज जगह पे खड़ी है और चार साइड घूम रही है। सॉरी, तुम बताओ। स्थिर वस्तु पर जब कोई बाहरी बल लगाया जाए तो वह गति करने लगती है उसे टार्क। बैठ जाओ। देखो टार्क क्या है, हमने गौरव का एग्जांपल लिया था, भूल गए? बताए तो भाई, मतलब ये कोई केंद्र है, ये कोई वस्तु है जिसकी डिस्टेंस r है, ये कोई वस्तु है। इस बार गौरव का नाम नहीं लेंगे, गौरव गुस्सा आ जाएगा। तो अब इस वस्तु, ये आपका सेंटर हो गया, इस वस्तु पर बल लगाकर, इस वस्तु पर बल लगाकर इस केंद्र के चारों ओर घुमाने की जो प्रवृत्ति होती है, टेंडेंसी होती है, उसको क्या बोलते हैं, टार्क बोलते हैं, बलागुण। इसको रिप्रेजेंट करते हैं टाउ से, और इसका यूनिट होता है न्यूटन मीटर। समझे? अच्छा, अब तीसरा पॉइंट, जो स्लिप आपकी डिपेंड करेगी किस पे, टार्क पे डिपेंड करेगी।
S इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, मतलब टार्क के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब टार्क बढ़ेगा तो स्लिप बढ़ेगी, टार्क घटेगा तो स्लिप घटेगी। डिपेंडेंसी समझ में आई स्लिप की? क्लियर है? कोई झंझट, कोई कॉन्सेप्ट ना समझ में आया हो? चलो अब हम बात करेंगे बेटा लल्ला frequency of EMF in rotor, मतलब रोटर में जो आपका EMF इंड्यूस होगा वहां पे आर्मेचर में हो रहा था, तो हमने क्या बताया था? आर्मेचर, वहां पे आर्मेचर कर रहे थे, यहाँ पे रोटर कर रहे थे, ठीक? तो इस रोटर में जो आपका EMF उत्पन्न होगा उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। बेटा देखो ध्यान दो, क्या हंस कर रहे हो? Why are you laughing so much? देखो हमने बताया था कि NS इक्वल टू 120 F/P, क्लियर है? तो यहां से कह सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी है वो आपकी NS के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कह सकते हो नहीं कह सकते हो? और फ्रीक्वेंसी कह सकते हैं पोल्स के व्युत्क्रमण पाती है। देखो है, क्लियर है? तो तो हम यहां कह सकते हैं कि जो फ्रीक्वेंसी है, ठीक? अब देखो बेटा हमने दो कंडीशन बताई थी, क्या बताई थी? रोटर खड़ा हुआ है मतलब स्टार्ट नहीं है, और रोटर जब स्टार्ट हो जाए, ठीक? तो अब यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं? F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू NS माइनस NR कह सकते हैं? कह सकते नहीं कह सकते? और यहाँ पे NR क्या है? 0 है बेटा, रोटर आपका स्थिर है, तो जब स्थिर है तो NR की वैल्यू 0 होगी। तो क्या हुआ कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू NS माइनस 0, तो ये क्या हो गया? F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू NS। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। क्लियर है? कोई डाउट? डाउट हो तो पूछ लेना खड़े होके, ठीक? हम तुम्हारे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे। अब देखो ध्यान दो, अब भैया रोटर स्टार्ट हो गया, ये पहले NR जो हुआ था एक हाथ जा रहा था मतलब स्थिर होने को, नहीं बेटा NR की वैल्यू NR मतलब रोटर स्थिर है, घूम नहीं रहा है, तो NR क्या है? रोटर की स्पीड है, तो स्पीड आपकी 0 है ना समय, उसमें जब NR 1 जा रहा था स्लिप की बात थी। तो वहां पे हमने जब सॉल्व किया था तो स्लिप इक्वल टू क्या था? NS माइनस NR अपॉन NS था। यहाँ पे रोटर स्थिर है तो यहाँ पे हमने 0 रखा था, तो क्या हो गया था? NS माइनस NS, तो स्लिप की वैल्यू क्या आ गई थी? 1 आ गई थी, तो वहाँ पे हम स्लिप की बात कर रहे थे, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे थे, ठीक? क्लियर है? अच्छा, अब रोटर आपका घूमने लगा, तो भैया रोटर घूमने लगा, तो जब रोटर घूमनेगा तो उसमें EMF उत्पन्न हो जाएगा, होगा नहीं होगा? अभी तो जब भैया रोटर घूम नहीं रहा था तो EMF कहाँ उत्पन्न होगा? अब रोटर घूम रहा है, रोटर क्या करेगा? कट होगा, प्लस को काटेगा तो आपका EMF उत्पन्न हो जाएगा, ठीक? अब यहाँ पे भी एक क्वेश्चन बनता है कि रोटर में जो EMF उत्पन्न होगा वो कैसा होगा? AC होगा कि DC होगा? AC होगा, क्योंकि ये प्योर AC का ठीक? तो भैया क्या हुआ कि यहाँ पे हमने क्या बताया आपको कि अब यहाँ पे
जो फ्रीक्वेंसी हम लेंगे वो क्या होगी, एफ आर होगी, मतलब रोटर की फ्रीक्वेंसी वो क्या हो जाएगी, एन एस माइनस एन आर हो जाएगी। ठीक, क्लियर है? ओके, दिस इज इक्वेशन 2। अब भैया हम क्या करें, इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से भाग कर दे। गौरव करें कि ना करें बताओ, तुम कहोगे तो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। सुन क्या नाम है, मोहित कर दे, बता नहीं, अरे यार गजब आदमी, कर दे। तो अब कर देते हैं, तो ये जाएगा एफ आर अपॉन एफ इक्वल टू एन एस माइनस एन आर अपॉन एन एस। ठीक भैया, ये वैल्यू क्या है, ये वैल्यू पूरी क्या है, स्लिप है। अच्छा देख रहे हो, हमका शोर है, सॉरी। तो क्या हो जाएगा, एफ आर अपॉन एफ इक्वल टू एस हो गया। तो एफ आर इक्वल टू क्या हो गया, एस एफ। अब ये क्या है, ये स्टेटर की फ्रीक्वेंसी है और ये एफ आर मतलब रोटर की फ्रीक्वेंसी। तो दोनों में डिफरेंस क्या आ जाएगा, स्लिप का डिफरेंस आ जाएगा। ठीक, इसी तरह अगर हम रोटर के ईएमएफ को बोलते हैं ई आर और जो सप्लाई दे रहे हो वो ईएमएफ हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, ऐसी आएगा। समझे? क्लियर है? कॉन्सेप्ट क्लियर? कोई डाउट? इसी तरह क्या होगा इसका, ये तो हमने फ्रीक्वेंसी की बात कर दी। इसी तरह अगर हम ईएमएफ की बात करें तो ईएमएफ भी इसका रिलेशन क्या आ जाएगा, ई आर बाई एस ई आ जाएगा। इसको कराने की जरूरत नहीं है, कहो तो करा दे। समझ गए? ठीक, मिटा दे, रफ कर दे। अब आते हैं इंडक्शन मोटर के अंग की बात। अंग मतलब पार्ट्स। इंडक्शन मोटर के पार्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। देखो सब लगभग वही पार्ट्स होते हैं जो डीसी मोटर के होते हैं, वही होते हैं। ठीक, देखो इतना ये सब जो टॉपिक है ये सब आपका थ्योरी का है, हम मोटा मोटा आपको बता दे रहे हैं, आप उसको पढ़ लेंगे। ठीक है? ठीक, जहाँ समझाने वाला टॉपिक वो समझो, ये सब तो तुम लोग पढ़ी लोग, मोटर पढ़ाए लोग तुमको। अब हम इंडक्शन मोटर को दो पार्ट्स में बांटेंगे। पहला क्या होगा, कौन बताएगा? पहला पार्ट क्या होगा? हाँ गुड, पहला पार्ट स्टेटर, दूसरा मोटर। समझदार हो तुम लोग, ऐसे हमने डीसी मोटर मशीन में भी किया था। ठीक, अब इसके भी कई फॉर्म होते हैं। स्टेटर के पार्ट्स क्या आ गए आपके? पहला क्या आ गया, स्टेटर फ्रेम। अच्छा चलो, फ्रेम को हम लोग क्या बोलते हैं? ढांचा या योक। तो उसमें योक किसका बना था? कास्ट आयरन या कास्ट स्टील या रोल्ड स्टील। तो वही चीज इसमें भी होगा, ये किसका बना होगा? कास्ट आयरन या। ठीक, दूसरा क्या था आपका? स्टेटर कोर। बाकी जो है
संतोष सर से कहना इंडक्शन मोटर खुलवाएंगे और सारे पार्ट्स तुमको दिखवा देंगे, ठीक है। उसके बाद आपका आता है स्टेटर वाइंडिंग। अच्छा ही बताओ, हमने 3 फेज बताया था, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, किसमें होता है? स्टेटर में होता है, स्टेटर से होके एयर गैप होते हो रोटर पे जाता है। बताया था, भूल जाते हो तुम लोग, पता नहीं क्या करते हो। अब आते हैं हम रोटर। डीसी मशीन में इसको क्या बोले थे? और आर्मेचर में कहने में क्या जाता है यार? कहने में जाता है भाई भाई है ये, चाचा लड़के और ये उनके आपस में चचेरे भाई हैं, ठीक। अब रोटर आपके इसमें 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका केज वाउंड मोटर। केज वाउंड मोटर समझ रहे हो? दूसरा होता है कि केज माने पिंजड़ा, केज माने पिंजड़ा। और दूसरा होता है आपका फेज वाउंड रोटर, फेज वाउंड रोटर। क्या बतिया रहा है वो? कुछ एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम यू है? लिखना? अच्छा लिखा है, अच्छा अच्छा। अब इसके भी 2 पार्ट हो जाते हैं, इसके भी। चलो बताओ कौन सा होता है गौरव? देख के बताएंगे। एक होता है स्क्वायरल केज, एक होता है स्क्वायरल केज और एक होता है सिंगल केज, ठीक। एक होता है, आ रहा है स्क्वायरल केज वाउंड, और तीसरा क्या, और दूसरा क्या होता है? सिंगल केज वाउंड। तो भैया ये इंडक्शन मोटर के क्या हो गए? पार्ट हो गए। आपको मैंने डीसी मोटर में एक एक पार्ट बताया है, सेम वही चीज है। इसको आप लोग थ्योरी पढ़ लीजिएगा, ठीक। क्या होगा इसका? क्या होगा? कास्ट आयरन का बना होगा। रोटर है तो क्या होगा? सिलिकॉन स्टील का प्रयोग करेंगे। ये सब पढ़ाया हमने, सबका चीज वही चीज होता है। ये सब पढ़ लेना, हमने इसके पार्ट बता दिए। जो जहाँ है समझाने की बात है वो चीज तुम लोग समझो, ठीक। ठीक है, हम आगे टॉपिक शुरू कर रहे हैं। इतना समझ में आया? हमने तुमको बताया था कि क्या बताया था कि वर्किंग जो है लगभग और बनावट इसकी डीसी मोटर की तरह होती है, ठीक। तो भैया डीसी मोटर जब तुमने पढ़ा है तो ये भी पढ़ लोगे, क्या दिक्कत है? इसमें ये तुमको पढ़ना पड़ेगा कि छड़ें किसकी बनी होती है, ठीक। ये सब पढ़ लेना, बुक में दिया है, नोट्स हमने दे दिए, तुम लोग लिख लेना, ठीक। अब आते हैं कैलकुलेशन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन रोटर, ठीक। मतलब रोटर में ईएमएफ का कैलकुलेशन, रोटर में ईएमएफ का कैलकुलेशन, ठीक। चलो देखें किसको किसको ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो याद है। गौरव चलो खड़े हो। ट्रांसफार्मर का ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो क्या होता है? क्या बता रहे हो? क्या उल्टा सीधा बका करते हो? अजुद्दीन चलो खड़े हो। ट्रांसफार्मर का ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो शून्य होता है। एक से जवाब मिल रहे हमको,
मोहित खड़े हो, खड़े हो, ऐसे बैठे पड़े नहीं हो क्या? हाँ बताओ। ये बोले 1 होता है, ये बोले 0 होता है, ये बोले 5 होता है। विकास तुम बताओ, तुम 10 बोल बताओ। ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो पढ़ाया था, बताओ। E1 equal इवन E1 हाँ। U2 upon हाँ, हाँ। N1 N2 हाँ कुछ सही बता रहा हूँ। V1 चलो इसको बाकी सब अनुज बताएगा, तो अनुज सट से बताएगा सबको। अनुज बताओ। E2 upon E1, N2 upon N1 और K2 upon K1, नहीं V2 ठीक है, भाई। V2 upon I1 I1 ऊपर था, I2 नीचे। गुड, बैठ जाओ। बताओ, तुमको फालतू कहते टॉपर आदमी, तुम टॉपर आदमी नहीं हो, ये पढ़ता है। तो इतना मेन टॉपिक तुम भूल गए, बताओ। ये बता रहे 1, ये बता रहे 2, वो बता रहे 5। विकास ने कम से कम बताया। तो देखो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो हमने बताया था कि ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग में ईएमएफ वोल्टेज और सेकेंडरी वाइंडिंग का वोल्टेज और ईएमएफ का अनुपात ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो कहलाता है, बताया था ना। देखो फिर से देख लो, हमने ये भी बताया था कि जो ट्रांसफार्मर और इंडक्शन मोटर है, इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल क्या सेम होता है, म्यूचुअल पे काम करेंगे। ठीक, हद हो गई यार। क्या था? V2 अपॉन V1, E2 अपॉन E1, N2 अपॉन N1 और क्या बचा? I1 upon I2, I1 अपॉन I2 इक्वल टू बराबर K। दिस इज नोन एज ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। हमने कुछ और चीज बताई थी, स्टेप डाउन कब होगा, स्टेप अप कब होगा, ये बताया था। जब भैया सब रिविजन करवा देते हैं, नहीं कराएंगे तो समझ कैसे आएगा। जब V2 की वैल्यू V1 से बड़ी होगी तो ये क्या कहलाएगा? स्टेप डाउन होगा, क्योंकि प्राइमरी वोल्टेज की वैल्यू ज्यादा है, सेकेंडरी कम हो रहा है, तो क्या होगा? स्टेप डाउन। यहाँ तुम लोग के लिए हमने अलग से ग्रुप बनाया यूपीपीसीएल तैयारी के लिए, और तुम लोग ये सब हरकतें करोगे तो कैसे तैयारी हो गया। और V2 से जब V1 बड़ा होगा तो स्टेप अप होगा, स्टेप अप होगा। आइसोसेलेस कब होता है? जब दोनों बराबर हो। ठीक है, मतलब जब V1 V2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक, चलो विकास तुमने बहुत अच्छी चीज बताई। ठीक है, अब इस ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करके हम लोग रोटर में ईएमएफ की वैल्यू निकालेंगे। ठीक, चलो या पानी लेके आओ, हमारा गला सूख रहा है। पहले पानी ले आओ फिर पढ़ाएंगे। तो ये आपका ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो है। ठीक, अब देखो यहां पे क्या है, E1 जो है आपका, E1 ये ईएमएफ ऑफ स्टेटर वाइंडिंग, ईएमएफ ऑफ स्टेटर। E2 क्या है आपका? ईएमएफ ऑफ रोटर। ठीक, और क्या है आपका? N1 क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स इन स्टेटर। और N2 क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स इन रोटर। ठीक, ओके। और आपका K क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन कांस्टेंट, रेशियो कांस्टेंट ना।
अब देखो बेटा, हम इन दोनों को लेते हैं। किसको लेते हैं? इन दोनों को लेंगे। ठीक, तो अगर ये क्या हो जाएगा, E2 अपॉन E1 इक्वल टू N2 अपॉन N1 इक्वल टू K। सो अगर हम E2 की वैल्यू निकालें तो क्या हो जाएगा, N2 अपॉन N1 इंटू E1 होगा ना। अब यहां पे देखो बेटा, N2 अपॉन N1 को हम K से रिप्लेस कर सकते हैं ना। यहां से N2 अपॉन N1 इक्वल टू K भी लिख सकते हैं ना। तो यहां पे क्या आ जाएगा, E2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, K टाइम्स E1। तो आपका ये हुआ। अब इसको हम क्या कह सकते हैं कि E2 अपॉन E1 इक्वल टू K। मतलब क्या कह सकते हैं कि जो रोटर का EMF होगा और जो स्टेटर का EMF होगा, उनका जो रेशियो होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक, ये तुम्हें याद समझ लो, क्योंकि इसका हम लोग आगे यूज करेंगे। स्टेटर को रिप्लेस, हम रोटर को रिप्लेस हम किससे करेंगे, स्टेटर से करेंगे, K टाइम्स यूज करेंगे। समझ में आया? अच्छा, अगर हम इतना समझ में आया, चलिए इसके बाद हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ इम्पीडेंस ऑफ अ रोटर। मतलब रोटर का अगर हम टोटल रेजिस्टेंस निकालें तो वो कितना होगा। इम्पीडेंस मतलब क्या होता है, सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस। इम्पीडेंस की यूनिट ओम, इम्पीडेंस का उल्टा एडमिटेंस, एडमिटेंस की यूनिट महो या साइमन। सब याद है, ये सब कंपटीशन क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, रफ कर दे इसको। हम लोग जब पढ़ते थे तो हमारे जो प्रिंसिपल थे, पढ़ाते थे, SN शुक्ला मशीन, वो जब पढ़ाते थे तो कहते थे कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको पढ़ो, किताब सब बंद कर दो। उनका कहना था आधा दिमाग तुम्हारा किताब में रहेगा, आधा दिमाग इसमें रहेगा, तो आधा आधा कैंसिल हो जाएगा ना। मतलब जैसे मान लो आधा दिमाग तुम्हारा इसमें गया, आधा दिमाग इसमें गया, तो इसको पॉजिटिव रख लो, उसको निगेटिव रख लो, तो पॉजिटिव निगेटिव क्या हो, कैंसिल, जीरो। ठीक, तो भैया पूरा दिमाग या तो किताब से पढ़ लो या तो हमसे पढ़ लो, तो सारा दिमाग इसी पे जाएगा ना तब। तो मेरा भी कहने का मतलब है, जब मैं पढ़ाया करूँ किताब सब बंद, हाँ मेरे जाने पर पढ़ लो। ठीक, अब क्या लिखे, कैलकुलेशन ऑफ इम्पीडेंस ऑफ अ रोटर। मतलब रोटर के प्रतिबाधा का आकलन। प्रतिबाधा, प्रति मतलब अगेंस्ट, बाधा मतलब रुकावट। तो भैया जो करंट के अगेंस्ट में रुकावट पैदा करते हैं उसको प्रतिबाधा कहेंगे। समझ में आया? ऐसे पढ़ो तब भाई सक्सेसफुल हुई हो, नहीं तो ना ही हुई हो। चाहे जितना तुम रट्टा मान ले हो, अगर तुमने कॉन्सेप्ट से नहीं पढ़ा तो ना ही है। हम जब इंग्लिश पढ़ते, हाई स्कूल पढ़ते थे तो पहले, अब तो क्या हो गया कि हाई स्कूल का कोर्स बहुत लिमिटेड कर दिया गया, अब हटा दिया गया हो चाहे रखाओ, नई शिक्षा नीति के साथ हाई स्कूल हटा दिया गया, साथ बोर्ड एग्जाम नहीं होगा। तो भैया अब इतने लंबे लंबे लॉन्ग क्वेश्चन कौन याद करे। तो हमारे सर थे, उन्होंने कहा बेटा तुम अपनी ग्रामर मजबूत करो। क्या करो, ग्रामर मजबूत करो। ये बंद कर दो। तो कहते थे अपनी ग्रामर मजबूत करो। अगर तुमने कहानी अच्छे से पढ़ी है और क्वेश्चन समझ के क्या कह रहा है उसमें, जैसे एक आपका हाई स्कूल में है लेंचो, पढ़ा है लेंचो, लेंचो पढ़ा है।
तो लेंचो लेटर टू गॉड, वो गॉड को लेटर लिखता है, ठीक। तो भैया इतना बड़ा लॉन्ग आंसर तुम कैसे याद करोगे? वो क्या करते थे, पूरी कहानी हिंदी में पढ़ा देते थे, नहीं रीडिंग करवाते थे, एक एक चीज पढ़ाते थे, लेकिन पहले वो कहानी को पूरा हिंदी में सारा में बता देते थे। और उनका कहना है मतलब तुम अपनी ग्रामर मजबूत कर लो, मतलब क्या, हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लो। तो भैया लॉन्ग आंसर आ गया, तो लॉन्ग आंसर हम लोग खुद बना के लिखते थे, अगर रट्टा मार के मान लो, ठीक। अब जैसे 3 लाइन का मान लो 10 लाइन का क्वेश्चन आंसर है, अगर कहीं भी तुम अगर रट्टा मार 20 की लाइन भूले तो सब गड़बड़ हो जाएगा। इसी मैंने कहने मतलब है कोई चीज पढ़ो समझ के पढ़ो, ठीक। अच्छा देखो ये क्या है आपका, रेजिस्टेंस हो गया, ये आपका क्या है, इंडक्टेंस हो गया, फील्ड, और ये आपका क्या हो गया, फेस न्यूट्रल, यहां पे हमने सप्लाई दी E2, ये आपका R हो गया, ये आपका X हो गया। सर मैं टच का नहीं हो रहा। अब मान लेते हैं बेटा मान लेते हैं कि इस कंडीशन में जो आपका रोटर है क्या हुआ, रुका हुआ है स्टैंड स्टिल कंडीशन में, मतलब n इक्वल टू 0, n इक्वल टू 0, तो ये आपका क्या हो जाएगा, R2 हो जाएगा, ये आपका X2 हो जाएगा। अब तुमको हमने ऐसी फंडामेंटल में कुछ पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था पूछा जाए, चलो तुम तो बता ही दोगे यार। गौरव चलो खड़े हो, अगर हम इम्पीडेंस की वैल्यू यहां से निकाले क्या होगी, चलो खड़े हो। निकालना है 10 घंटा का, तुम बताओ कहाँ से निकालेंगे? अब निकालो ऐसे ना, ये कहाँ से निकालेंगे? अरे यहां से निकालोगे, अनुज तुम बताओ। सूत्र पहले वो वाला लगा। हाँ बताओ 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 जल्दी बताओ। y इम्पीडेंस y बराबर 1.z, 1/z, चलो ठीक है, अच्छी बात, तुमने एडमिटेंस एडमिटेंस निकाल दी, अच्छी बात है, लेकिन z का एक फॉर्मूला हमने बताया था, z बराबर 1.y। देखो z का एक फॉर्मूला बताया था ना हमने, याद आया? यस सर। यस सर, यस सर। तो यहाँ पे अगर हम इसका इम्पीडेंस मान लें Z2 है तो क्या हो जाएगा, √R2² प्लस X2², यही आपका इम्पीडेंस हो गया। ये रोटर का जो इम्पीडेंस होगा वो क्या होगा, Z इक्वल टू R2 प्लस X2 का स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ये आपका इम्पीडेंस हो गया, ठीक है। अब इसमें अगर हम करंट की वैल्यू निकालें, इस रोटर की करंट की वैल्यू निकालें, ठीक, तो मान लेते करंट क्या आपका I2। ओम का नियम किसको किसको याद है, चलो तो सर ये वो वाला z क्या होगा, 1.2 पाई √LC, वो फ्रीक्वेंसी होगी, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी √LC। हाँ, ओम का नियम किसको किसको याद है, तुम बताओ, तो तुम ही बताओ। दूसरे आपको हाँ सूत्र बताओ। हाँ V इक्वल टू I और I V इक्वल टू I सर, हाँ फिर I बराबर V पाना सही से बताओ क्या फॉर्मूला है, क्या गोल गोल क्या घुमा रहे हो यार, एक फॉर्मूला बताओ ना, एक फॉर्मूला बताओ ना, एक फॉर्मूला सब निकल आएंगे, बताओ। V इक्वल टू
V इज इक्वल टू आई इंटू आर। हाँ बढ़। ओम का नियम क्या है? V इज इक्वल टू आई आर। बाय द ओम्स लॉ V इज इक्वल टू, अब V क्या है? EMF ही तो है, तो आपका क्या आ जाएगा? E2 हो जाएगा। और इसकी करंट हमने मान ली I2 और ये आपका R2 हो जाएगा। लेकिन R2 नहीं होगा यहाँ पे टोटल में लेंगे ना तो Z2 हो जाएगा। टोटल डिस्टेंस ले रहे हो ना, इसमें कुछ पार्ट आपका डिस्टेंस भी हो, कुछ पॉइंट आपका इंडक्टेंस भी होगा ना, ठीक। तो अगर हम यहाँ से करंट की वैल्यू निकाले बेटा तो I2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? E2 अपॉन Z2 होगा ना, है ना मेरे लाल? समझे? तो E2 इक्वल टू, अब E2 ये हो गया और Z2 की वैल्यू रख लो, R2 स्क्वायर प्लस X2 स्क्वायर। तो ये आपकी रोटर की करंट की वैल्यू हो गई। समझ में आया मुन्ना? ठीक। अब अगर हम इसको स्टेटर के फॉर्म में लिखना चाहे तो क्या होगा? तो हमने क्या बताया था आपको? E2 इक्वल टू K टाइम्स E1 हो गया। ओके, तो भैया E2 की जगह ये रख दो तो क्या हो जाएगा? K टाइम्स E1 अपॉन Z2। स्टेटर के फॉर्म में आ गई। समझ में आया? इसका बहुत यूज होगा अभी आगे, ये चीज तुम लोग याद रखना, समझे? ठीक, समझ में आया इतना? अब हम पावर फैक्टर की अगर बात करें तो हमने क्या निकाल ली? E2 निकाल लिया आपका, ठीक, I2 निकाल लिया। अब पावर फैक्टर का निकालते हैं रोटर का। तो पावर फैक्टर होता क्या है पहले हमको बताओ तो, तभी तो निकालेंगे यार। तो बताओ पावर फैक्टर क्या होता है? और खड़े हो, खड़े हो जल्दी। व्हाट इज पावर फैक्टर? नाम ही नहीं सुनी होंगे, सुनाओ, बताओ। बोल गए जो दिन तो बताओ और छोटी सी वैल्यू बन होता क्या है? व्हाट इज पावर फैक्टर? गौरव हमसे पढ़ो तो फर्स्ट ईयर से सब खंगाल लेंगे तुम्हारा। बताओ पावर फैक्टर क्या होता है? विकास तुम बताए, ये लोग पढ़ते ही नहीं है, तुमको भी नहीं पता। तुम बताओ, तुम्हें भी नहीं पता? देखो पावर फैक्टर 90 कॉस पावर फैक्टर को कॉस्ट फाई से या थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। वोल्टेज और करंट के बीच में जो कोसाइन एंगल होता है उसको पावर फैक्टर कहते हैं। ठीक, अगर आपसे कोई पूछे कि पावर फैक्टर होता क्या है तो वोल्टेज और करंट के बीच में जो कोसाइन एंगल होता है उसको पावर फैक्टर बोलते हैं। ठीक, बैठ जाओ। और एक चीज हमने पढ़ाया था तुमको, बैठ जाओ, बैठ जाओ। cos फाई इक्वल टू R बाई Z, याद आया? और एक चीज और बताई थी, cos फाई इक्वल टू कौन सी पावर बटे कौन सी पावर बताया था? चलो तुम लोग देखना चाहते हैं, पीछे का तुम लोग सब बोलते जा रहे हो। बताओ चलो, देखो cos फाई इक्वल टू वी आई कॉस फाई अपॉन वी आई। वी आई कॉस फाई क्या होती है? रियल पावर होती है, और ये आपकी अपरेंट पावर हो जाएगी। ये सब याद कर लो यार, ये सब कमाल की चीजें। ठीक, चलो अब आगे आते हैं। तो भैया हम क्या निकालने वाले थे? पावर फैक्टर क्या निकालने वाले हैं? तो पावर फैक्टर इक्वल टू क्या होता है? R बाई Z। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? R2 बाई Z2 हो जाएगा। ठीक, तो R2 वैल्यू क्या आ जाएगी? यही रहेगी, और Z2 की
R2 स्क्वायर प्लस X2 स्क्वायर, दिस इज नोन एज cos phi। ओके, तो भैया आपको क्या क्या निकल गया? EMF निकल गया, करंट निकाल ली और cos phi भी निकाल ली। तो कुछ बचा नहीं? बचा, इतना सुन में आया। अब इसके बाद हम बात करेंगे टार्क की, इसके बाद बात करेंगे टार्क की, ठीक। कितना बजा है? थोड़ा आवाज स्लो कर लो। अब देखो हम लोग टार्क की बात करेंगे। टार्क मैंने बताया क्या होता है कि किसी वस्तु को किसी निश्चित अक्ष के परितः घुमाने की जो टेंडेंसी होती है उसको टार्क बोलते हैं, ठीक है। अब देखो देखो क्या है, देखो टी क्या है आपका? टॉर्क है। टी आपका क्या है? टॉर्क। कॉस फाई आपका क्या है? क्या है? पावर फैक्टर। और करंट आपकी क्या है? आई क्या आपकी? करंट है। तो जब तुम लोग को पता होगा कि जब हम डीसी मोटर पढ़ा रहे थे ना, डीसी मोटर पढ़ाया था, तो एक हमने रिलेशन तुमको बताया था, टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई आई ए। याद आया कुछ भैया? याद आवा? नहीं आवा? गौरव नींद आ रही क्या है? तो ऐसे तुम बैठे हो, तुम या मुँह धुल गए हो? आओ आगे बैठ जाओ, आगे बैठा लो उसको, आगे बैठा लो। हाँ आगे बैठा लो। तो देखो टार्क जो होगा, क्या रिलेशन होगा? टार्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई आई है। इससे मतलब ये पता चलता है कि टार्क जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आपका फाई के, और इस फॉर्मूले से। लेकिन यहाँ पे वहाँ पे डीसी था तो वहाँ पे कॉस फाई नहीं था, लेकिन यहाँ पे एसी है तो यहाँ पर पावर फैक्टर होगा, ठीक। डीसी में क्या होता है? कॉस फाई नहीं होता है, वहाँ पे वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। लेकिन यहाँ पे एसी है तो भैया कॉस फाई होगा, इसको आप निगलेक्ट नहीं कर सकते। तो भैया आप क्या कहेंगे? तो कहेंगे कि ये क्वेश्चन आपकी फर्स्ट होगी, ये क्वेश्चन आपकी, तो टार्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉस फाई भी होगा, इक्वेशन आपकी थर्ड हो जाएगी। सुनो, जब 12 बज जाए तो बता देना। ये हो गया। अगर हम तीनों इक्वेशन को मर्ज कर दें आपस में, भरत मिलाप कर देना, ठीक, तो क्या हो जाएगा? टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पाई आई, ठीक। अब यहाँ पे आई नहीं लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पे क्या लिखेंगे? I2 लिखेंगे, कॉस पाई आर, पाई 2 लिखो, कोई दिक्कत? तो टार्क इज, अब इसको हटाएंगे तो क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? पाई I2 कॉस पाई। तो अब इससे क्या पता चला कि जो टार्क होगा वो फ्लक्स, करंट और पावर फैक्टर पे डिपेंड करेगा, ठीक। यहीं से आपकी डिपेंडेंसी टॉर्क की निकल आ रही है। डिपेंडेंसी जो है टॉर्क की निकल आ रही है किस पे? फ्लक्स पे, आर्मेचर करंट पे और कॉस फाई पे। अच्छा भैया, अब मान बेटा इसमें दो कंडीशन होती है, इसमें भी दो कंडीशन होती है, ठीक है। क्या है? मान ले तो रोटर जो है, रोटर वो क्या है? आप प्रेरितीय है। आप प्रेरितीय मतलब उसमें इंडक्टेंस की वैल्यू है ही नहीं, प्योर रेजिस्टेंस है। क्या है?
प्योर रेजिस्टिव, प्योर रेजिस्टिव। यहाँ आ रहा है कि नहीं आ रहा? अगर प्योर रेजिस्टिव है तो उस कंडीशन में हमने क्या बताया था कि डीसी के केस में रेजिस्टेंस होता है सिर्फ, ठीक, वहाँ पे पावर फैक्टर की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। तो कि देखो, जब अगर हमने एसी फंडामेंटल तुम लोग को पढ़ाया था तो उसमें बताया था अगर आपका सर्किट प्योर रेजिस्टिव है तो उस कंडीशन में क्या होगा, वोल्टेज और करंट क्या होगी, सेम फेज में चलती है, ठीक। तो इनके बीच में जो एंगल होगा वो क्या होगा, 0 होगा। और cos फाई की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, ठीक। cos फाई की वैल्यू 1 होती है और 90 की 0 होती है। तो पावर फैक्टर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो अगर इस वैल्यू को उठा के इसमें हम रख दें तो मोहित कहोगे तो रखेंगे, नहीं तो नहीं रखेंगे, रख दें। तो जो हमने इसमें रख दिया तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा, k पाई i2। दिस इज क्वेश्चन 4, दिस इज क्वेश्चन, इसको क्वेश्चन मान लो 5, इसको क्वेश्चन मान लो 4। इतना समझ में आया बेटा, समझ में आया? इतना समझ में आया बेटा? इसका मान को लिखा है, कहाँ नहीं लिखते हैं, cos फाई इक्वल टू 1। अब ठीक है, कहाँ ऊपर लिखा नोट करता है, गाने लिखा तुम। अब बेटा एक बात और ध्यान दो बच्चा, अगर आपका रोटर प्योर इंडक्टिव है, प्योर इंडक्टिव, तो cos फाई की वैल्यू क्या होगी, 90 होगी, 90 होगी। तो यहाँ पे क्या देखो, टारगेट वैल्यू क्या, टेक k टाइम्स फाई i2 cos फाई 2 हुआ। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos फाई 2 इक्वल टू cos 90 हो जाएगा। और ये वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो ये वैल्यू उठा के इसमें रखो तो t इक्वल टू क्या होगा, k टाइम्स फाई i2 और इंटू 0। तो टार की वैल्यू क्या होगी, 0, ठीक। तो जब आपका प्योर रेजिस्टिव होगा तो टार्क आपका ये होगा, और जब प्योर इंडक्टिव होगा तो टार्क ये होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं, क्लियर है? चलो, तो बच्चों आज के लिए इतना ही बहुत है। आज हमने आपको टार्क का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको क्या करूँगा, स्टार्टिंग टार्क और रनिंग टार्क। स्टार्टिंग टार्क अलग होता है और रनिंग टार्क अलग होता है। रनिंग टार्क आपका रोटर में होगा और स्टार्टिंग आपका स्टेटर में होगा। इसके बारे में नेक्स्ट लेक्चर में आपको हम बताएंगे, ठीक। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए, जिससे मैं ऐसे ही आप लोगों का एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करता चलूँ, ठीक है। थैंक यू।